मार्च के महीने में कराची पोर्ट से 1400 गुना इजाफी ट्रांसशिपमेंट रिकॉर्ड की गई है। इसकी वजह क्या है? क्या ये ट्रेंड मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा? जो एक्टिविटी हमने 28 फरवरी के बाद देखी है, माजी के हिस्ट्री के मुताबिक बहुत ज्यादा एक्टिविटी है। जहां तक ट्रांसशिपमेंट कार्गो की कैटेगरी की हम अगर बात करें तो इस जंग की वजह से कुछ जहाज ऐसे आए हैं जो ट्रांसशिपमेंट कार्गो फिल वक्त पाकिस्तान के अंदर लेके आए हैं। पाकिस्तान को ये जो 1400% इजाफा हुआ है पाकिस्तान से ट्रांसशिपिंग में, इससे पाकिस्तान को तकरीबन कितना ज़र मुबादला हासिल हुआ होगा? $2.5 मिलियन का इस वक्त एक्स्ट्रा बिजनेस मार्च में हुआ है। ये जो हमने देखा सोशल मीडिया पे खबरें आ रही थी कि कराची में जो हमारी पोर्ट्स हैं वहाँ पे कंटेनर्स की लाइनें लग गई हैं, इतना रश हो गया है, कंटेनर्स की इतनी बड़ी लाइनें लग गई हैं कि हमारे पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि इतनी बड़ी तादाद में हम कंटेनर्स को डील कर सकें। नेशनल हमारा जो कार्गो पिछले साल दिसंबर जो क्लोज हुआ है उसमें 3.8 मिलियन इक्विवेलेंट कंटेनर्स हमने हैंडल किए। 2.2 मिलियन की तो हमारे पास ऑलरेडी एक्सेस कैपेसिटी मौजूद है। 12,500 कंटेनर महाना अगर आ जाते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। पब्लिक पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ नवीद नसीम। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता में 28 फरवरी से शुरू होने वाली जंग के बाद खलीज फारस यानी पर्शियन गल्फ में सिक्योरिटी खदशात के बायस जहाज़ों की आमदरफ्त शदीद मुतासिर हुई है। ऐसे में पाकिस्तान के लिए एक अहम मौका पैदा हुआ है, जहाँ कराची पोर्ट, पोर्ट कासिम और गवादर पोर्ट पर ट्रांसशिपमेंट की सरगर्मियों में काबिल ज़िक्र इजाफा देखने में आया है। सवाल यह है कि पाकिस्तान इस बदलती हुई सूरत हाल से किस हद तक फायदा उठा सकता है। क्या पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर ट्रांसशिपमेंट को हैंडल करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है? इन्हीं अहम नकात पर गुफ्तगू के लिए आज हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन पाकिस्तान शिप एजेंट्स एसोसिएशन मोहम्मद राजपुर साहब ने। सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। सर, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन होगा कि सर, इस जंग की वजह से मार्च के महीने में कराची पोर्ट से 1400 गुना इजाफी ट्रांसशिपमेंट रिकॉर्ड की गई है। सर, इसकी वजह क्या है और क्या ये ट्रेंड मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा? जी, थैंक यू वेरी मच। देखें, आपको जैसे मालूम है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर जो पोर्ट्स हैं जैसे जबल अली है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं इस जंग की वजह से। और कुछ हद तक जो कराची पोर्ट के अंदर और पोर्ट कासिम के अंदर, और मैं तो ऐड करूंगा इसमें ग्वादर पोर्ट को भी, जो एक्टिविटी हमने 28 फरवरी के बाद देखी है वो यकीनन माजी के हिस्ट्री के मुताबिक बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है। जहां तक ट्रांसशिपमेंट कार्गो की कैटेगरी की हम अगर बात करें तो वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नेशनल कार्गो के अंदर बहुत अच्छा ग्रोथ रहा है हिस्टोरिकली। लेकिन मार्च के महीने में जो आपको ये फिनोमिनॉन एक नज़र आया और जो आपने 1400% का जिक्र किया, उसकी वजह ये थी कि नॉर्मली ट्रांसशिपमेंट कार्गो हम नहीं हैंडल करते थे पाकिस्तान में। लेकिन इस जंग की वजह से कुछ जहाज ऐसे आए हैं जो ट्रांसशिपमेंट कार्गो फिल वक्त पाकिस्तान के अंदर लेके आए हैं। और इसकी फिर वजूहत पे हम गुफ्तगू कर सकते हैं कि पहले क्यों नहीं हो रहा था और माजी में किस तरह होना चाहिए था और अब फ्यूचर सर, में क्या उसको हो। आगे देख के, जी सर, मैं आपसे उस तमाम पहलुओं पे बात करूंगा। एक तो सर, हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा ये बता दें कि ट्रांसशिपिंग होती क्या है, और नंबर टू कि सर, पाकिस्तान को ये जो 1400% इजाफा हुआ है पाकिस्तान से ट्रांसशिपिंग में, इससे पाकिस्तान को तकरीबन कितना ज़र मुबादला हासिल हुआ होगा? सबसे पहले ट्रांसशिपमेंट की जो डेफिनेशन होती है वो इस तरह है कि ये वो कार्गो है जो आपके मुल्क के लिए नहीं है। वो किसी एक मुल्क ने किसी तीसरे मुल्क को भेजा है और आप इन बिटवीन एज अ सेकंड कंट्री आप एक हैंडलिंग के तौर पे उसको ट्रांसशिप करने के लिए टेम्परेरीली आप उसको डिस्चार्ज करते हैं, स्टोर करते हैं और फिर रीलोड करते हैं। और ये इसको हम शिपिंग की दुनिया में हब एंड स्पोक मॉडल कहते हैं। और आम आदमी को समझाने के लिए सबसे आसान तरीका मैं एयरलाइन का एग्जांपल देता हूँ कि आप अगर कराची से लंदन जा रहे हैं या न्यूयॉर्क जा रहे हैं तो अक्सर आप पहले दोहा, दुबई, अबू धाबी की फ़्लाइट लेते हैं। फिर जी। वहाँ पे आप एक और फ्लाइट पे चढ़ते हैं। उस फ्लाइट जो सेकंड फ्लाइट है आपकी, उसके अंदर फिलीपींस के भी लोग होंगे,
मलेशिया से भी लोग आए हुए होते हैं, आप जी खुद जी जी। पाकिस्तानी होते हैं, इंडियंस भी होते हैं। तो वो सब लोगों को इकट्ठा करके एयरलाइन जो है वो फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ ले जाती है। तो शिपिंग में भी इसी तरह है कि वो मदर वेसल इसको हम कहते हैं, वो बहुत बड़ा जहाज होता है। वो कार्गो अलग अलग मुल्कों का लेके आता है, एक जगह पे वो डिस्चार्ज करता है, फिर वो छोटे जहाज आके उसको फाइनल डेस्टिनेशन पे ले जाते हैं, चाहे वो अफ्रीका हो, यूरोप हो या कहीं और हो। तो ये ट्रांसशिपमेंट की एक्टिविटी पहले मिडल ईस्ट के पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा हो रही थी। अब कुछ हद तक हमने कराची के अंदर इसको देखना शुरू किया है। बिल्कुल आपका बिल्कुल। सवाल का जो सेकंड पहलू था, इस वक्त किसी ने इस फिगर को कंपाइल नहीं किया है, लेकिन मेरा एक अपना एजुकेटेड गैस है, क्योंकि इस इंडस्ट्री के साथ मेरा ताल्लुक है। मैं ये समझता हूँ कि हर कंटेनर के ऊपर तकरीबन 150 से 200 डॉलर आप एक्स्ट्रा इजाफी कमाते हैं, जो पहले आप नहीं कमा रहे थे। तो फॉर एग्जांपल इस वक्त जो फिगर्स आए हैं हमारे पास, कि तकरीबन 12,500 कंटेनर इस तरह के आए हैं, तो हम ये समझ सकते हैं कोई 2.5-3 मिलियन डॉलर का इस वक्त एक्स्ट्रा बिजनेस मार्च में हुआ है। लेकिन दैट इज नॉट द ठीक है। गेम। गेम तो ये है ना कि आप 10 लाख कंटेनर करें, 15 लाख कंटेनर करें, 20 लाख कंटेनर करें, और उसके ऊपर फिर आप 150, 200, 300 मिलियन डॉलर कमाएं। तो उसकी हम बुनियाद रख रहे हैं इस वक्त हुकूमत के साथ मिलके। जो प्राइवेट सेक्टर है वो पब्लिक सेक्टर के साथ ताउन करके हम कोशिश कर रहे हैं कि इस जंग के बाद भी पाकिस्तान एक सीरियस ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बने। बिल्कुल, इंशाल्लाह सर। सर एक चीज़ बताएँ, अभी तो मार्च खत्म हो गया, उसके बाद अप्रैल भी खत्म हो गया, अब तो मई शुरू हो चुका है। सर इसका मतलब अप्रैल में जो 1400% इज़ाफ़ा हुआ था ट्रांसशिपमेंट का पाकिस्तान के ज़रिए, आई एम श्योर कि अप्रैल के महीने में तो उससे मार्च से भी ज़्यादा इज़ाफ़ा हुआ होगा। मेरा ख्याल है वो फिगर तकरीबन स्टेबल है। ठीक है, इस वक्त उसको कोई डबलिंग या ट्रिपलिंग इस वक्त नहीं हुई है, क्योंकि ठीक है, अनसर्टेनिटी भी बहुत है। बहुत सारे शिपिंग लाइंस ने अपने सर्विसेज इस वक्त रोके हुए भी हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि हम छोड़ तो देंगे माल पाकिस्तान में, लेकिन उसको आगे ठीक कब है। ले जा सकेंगे। तो वो पोर्ट ऑफ लोडिंग में काफी सामान इस वक्त रुका हुआ है। ये जो हमने देखा सोशल मीडिया पे खबरें आ रही थी कि कराची में जो हमारी पोर्ट्स हैं वहाँ पे कंटेनर्स की लाइनें लग गई हैं और इतना रश हो गया है, कंटेनर्स की इतनी बड़ी लाइनें लग गई हैं कि हमारे पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि इतनी बड़ी तादाद में हम कंटेनर्स को डील कर सकें। क्या सर ये हकीकत है? नहीं, ये बिल्कुल हकीकत नहीं है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कैपेसिटी है, और ये मैं आपको श्योरिटी से कह सकता हूँ कि जितने भी जहाज कराची, पोर्ट कासिम और ग्वादर आए, किसी जहाज को 1 घंटे का भी डिले नहीं फेस करना पड़ा। वो लोग ने रिक्वेस्ट की कि हम आना चाहते हैं, हमारे पोर्ट अथॉरिटीज़ ने फौरी तौर पे उनको अंदर लाया, टर्मिनल्स ने उनको फौरन उनका कार्गो डिस्चार्ज किया और वेसल को डिस्पैच कर दिया। तो ऐसी कोई हंगामी हालात नहीं थी कि जिसकी वजह से हम कहें कि कोई डिले हुए या कोई क्या कहेंगे उसको, किसी को कोई नुकसान हुआ। हमारी सालाना हैंडलिंग कैपेसिटी जो है ना, वो 6 मिलियन 20 फुट कंटेनर्स की है सालाना, चार ओके, टर्मिनल ठीक के है। अंदर। और हम नेशनल, हमारा जो कार्गो पिछले साल दिसंबर जो क्लोज हुआ है, उसमें 3.8 मिलियन 20 फुट इक्विवेलेंट कंटेनर्स हमने हैंडल किए। तो 2.2 मिलियन की तो हमारे पास ऑलरेडी एक्सेस कैपेसिटी मौजूद है। तो ये 12,500 कंटेनर महाना अगर आ जाते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। सर इससे पहले कि मैं आपसे ये पूछूं कि पाकिस्तान ने कौन से ऐसे इकदाम किए जिससे ट्रांसशिपमेंट में इतना ज्यादा इजाफा किया, हमें तक थोड़ा ब्रीफली अगर आप डिस्क्राइब कर दें कि पाकिस्तान की जो 3 पोर्ट्स हैं उनकी कैपेसिटी क्या है और वो दुनिया की जो दीगर पोर्ट्स हैं उनसे किस तरह से डिफरेंट हैं। जैसे हमने गवादर के बारे में सुना है कि वो डीप सी पोर्ट है, वो हमारे लिए एक बहुत ही बड़े मुद्दे से कम नहीं है पाकिस्तान के लिए। तो अगर आप हमें ब्रीफली थोड़ा सा हमारी जो पोर्ट्स हैं उनके बारे में बता सकें। पाकिस्तान के पास 3 कमर्शियल पोर्ट्स हैं इस वक्त। सबसे बड़ा और पुराना कराची पोर्ट ट्रस्ट है, जो अंग्रेज़ों के ज़माने से 1880 से चले आ रहा है। दूसरा जो हमारे पास पोर्ट है वो पोर्ट कासिम है, जो 1980s में स्टार्ट हुआ था। और ग्वादर, जैसे आपको पता है, हमारा न्यूएस्ट लेटेस्ट पोर्ट है, वो 2007 से कमर्शियल ऑपरेशन में आया है। हमारे तीनों पोर्ट्स की जो कैपेसिटी है, इस तरह हम समझ लें इसको कि 3 कंटेनर टर्मिनल कराची पोर्ट में है, और एक कंटेनर टर्मिनल पोर्ट कासिम में है,
और ग्वादर मल्टीपर्पज है, लेकिन बहरहाल उसको भी हम कंटेनर पोर्ट कह सकते हैं और नॉन कंटेनर पोर्ट भी कह सकते हैं, वो दोनों काम कर सकता है। इसके अलावा कराची पोर्ट में कंटेनर टर्मिनल के अलावा ब्रेक बल्क या बल्क जो यानी कि नॉन कंटेनराइज्ड कार्गो है उसको हैंडल करने के लिए वो पूरा ईस्ट वाफ और वेस्ट वाफ माशाल्लाह मौजूद है, और ऑयल हैंडल करने के लिए ऑयल पियर्स है। पोर्ट कासिम में हर किस्म के टर्मिनल्स हैं, एलपीजी के हैं, केमिकल्स के हैं, एलएनजी के हैं, बल्क कार्गो के हैं, वीट फर्टिलाइजर जिसको हम काउंट करेंगे, राइस है, फिर कोल का टर्मिनल है, लिक्विड कार्गो का टर्मिनल है, और ऑयल पियर वहाँ पे भी है। तो माशाल्लाह हमारे पास बहुत ही सफिशिएंट कैपेसिटी है, डाइवर्सिफाइड कैपेसिटी है। और खुशी की बात यह है कि दोनों या बल्कि तीनों पोर्ट्स के अंदर जो कार्गो की हैंडलिंग है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में है। तो जो पब्लिक सेक्टर है वो एज अ लैंडलॉर्ड बिहेव करता है। उन्होंने अपने ज़मीनों को, एरियाज को, बर्थ्स को कंसेशन आउट किए हुए हैं लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर, और उसके ऊपर पे प्राइवेट सेक्टर ने अपना इन्वेस्टमेंट किया है इक्विपमेंट के अंदर, और वो फिर उसको मैन भी करते हैं और हैंडल भी करते हैं। तो हम तो आराम से सालाना 100 मिलियन टन प्लस हैंडल कर सकते हैं कंटेनर्स के अलावा। जो आप कार्गो की बात कर रहे हैं उसमें भी अभी भी हमारे पास तकरीबन 20% एक्स्ट्रा कैपेसिटी है जो मौजूद है हैंडल करने के लिए। सर आपने जो हमें इतनी डाइवर्सिफाइड पोर्ट्स की डिटेल्स बताई हैं, तो सर मैं क्या आपसे ये पूछने के लिए हक बजानिब हूँ कि सर फिर एकदम ऐसा क्या हुआ इस जंग की वजह से जो हमारे पास इतनी बड़ी तादाद में जो है वो ट्रांसशिपमेंट्स आ रही हैं। ये सब कुछ इतनी डाइवर्सिफाइड पोर्ट होने के बावजूद पहले हमने इन इन सब ऑप्शंस को अवेल क्यों नहीं किया? बहुत अच्छा सवाल है आपका। ट्रांसशिपमेंट की जो पहली पॉलिसी आई थी वो तकरीबन आज से 22 साल पहले आई थी, और जैसे आपने खुद फरमाया कि इस जंग के आने तक या होने तक हमारे पास कोई ट्रांसशिपमेंट कार्गो ऐसा कुछ था नहीं, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, नथिंग टू राइट होम अबाउट। जैसे सर वो जंग शुरू, इंग्लिश में कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ये हमारे लिए तो वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही लग रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन आपका एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसपे आपने कहा कि जी कौन से वो इकदाम थे जिसकी वजह से फिर ये एक्टिविटी शुरू हुई। एक तो जी होता सर। है ना कि एक इवेंट हुआ, उस ठीक है। इवेंट को फिर एनेबल करने के लिए भी तो कुछ होता है। तो बिल्कुल ऐसे ही। 28 फरवरी को जंग शुरू हुई, तो जिस एसोसिएशन का मैं चेयरमैन हूँ, पाकिस्तान शिप एजेंट्स एसोसिएशन, 3 मार्च को यानी कि जंग के 3 दिन बाद हमने हुकूमत को खत लिखा और हमने उनको ठीक है। समझाया कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है और इसके लिए हमें अपने ट्रांसशिपमेंट रूल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा ताकि हम एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें। और मुझे बहुत खुशी है कि जैसे हमने लेटर लिखा तो मिनिस्टर फॉर मैरीटाइम अफेयर्स जुनैद अनवर चौधरी साहब ने फौरन उसका नोटिस लिया और उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी, और उस कमेटी के अंदर सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किए। और रमज़ानों के दिन थे जैसे आपको याद है, लेकिन उसके बावजूद हम डेली मिलते थे, और उसके अंदर फिर जो भी तजवीज़ें हमारी एसोसिएशन ने दी, दूसरे लोगों ने दी, टर्मिनल्स ने दी, पोर्ट अथॉरिटीज़ ने दी, तो उसका एक पूरा खुलासा बना। और फिर उस खुलासे के तहत कस्टम वालों ने एक अपना कानून को अमेंड किया ट्रांसशिपमेंट के लिए, और उसके अंदर कुछ आसानियां पैदा की, फैसिलिटेशन पैदा की, जिस वजह से ये सामान जो आ रहा है और इंशाल्लाह आता रहेगा उसकी आपको नज़र आ रही है कि काफ़ी हद तक एक इम्प्रूव्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया है हुकूमत पाकिस्तान ने। और हमारी एंगेजमेंट इस वक्त भी चालू है, और उस एसआरओ जिसको हम कहते हैं उसको मज़ीद और किस तरह इम्प्रूव किया जाए। आज भी मिनिस्टर साहब ने उसके ऊपर मीटिंग की है और हमें टास्क किया है कि आप लोग सब बैठ के इसके अंदर और क्या क्या तजवीज़ ला सकते हैं। तो जो चेंजेस हमने सजेस्ट की थी वो आपका शायद नेक्स्ट सवाल होगा कि वो कौन सी चीज़ें थी जिसके तहत ये अमेंडमेंट्स लाई गई। खलीजी ममालिक के दरमियान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है, क्या ये सब कुछ पाकिस्तान के अंदर जो ट्रांसशिपमेंट्स में इजाफा हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ उसकी ब्लॉकेट की वजह से हो रहा है? फिलवक्त तो आप कह सकते हैं कि शुरुआत इस वजह से हुई है, लेकिन चैलेंज ये है
कि इसको हम किस तरह कन्वर्ट करें इनटू अ सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल फॉर द लॉन्ग टर्म। सबसे पहले हमने सजेस्ट किया था हुकूमत को, इस वक्त जो ट्रांसशिपमेंट थी जंग से पहले की और इस अमेंडमेंट तक, सिर्फ ऑन डॉक टर्मिनल्स को इजाजत थी ट्रांसशिपमेंट कार्गो हैंडल करने के लिए। हमने सजेस्ट की कि ऑफ डॉक टर्मिनल्स को भी इसमें शामिल किया जाए। ऑन डॉक टर्मिनल वो टर्मिनल है जिसका मैंने पहले जिक्र किया कि हमारे पास 4 टर्मिनल्स हैं, 3 केपीटी में, एक पोर्ट कासिम में। तो ऑफ डॉक वो होता है जो सैटेलाइट होता है, वो पोर्ट से 10-20 किलोमीटर के फासले पे होता है, लेकिन वो एक बहुत असेंशियल फंक्शन उसका है कि वो पोर्ट का लंग्स है। आप समझो कि वो ब्रीथ करने का रूम देता है। अगर हम पूरा पोर्ट को ट्रांसशिपमेंट कार्गो से भर देंगे तो जो आपका पहले खदशात थे कि क्या हमें सफ़र होगा, कंजेस्शन होगा, डिलेज होंगे, हमारे खुद के इंपोर्ट एक्सपोर्ट मुतासर होंगे, तो उसको थोड़ा ब्रीदिंग रूम प्रोवाइड करने के लिए हमने सजेस्ट किया कि ऑफ डॉक को भी शामिल किया जाए, और हुकूमत ने इस बात को मानी। दूसरा हमारा कानून ये था कि 100% ट्रांसशिपमेंट कार्गो स्कैन होना चाहिए। अब स्कैनिंग का प्रोसेस एक बहुत लंबा प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, तो उस पे फिर हमने सजेशन दी कि आप उसको, अव्वल तो मैंने ये बोला कि आप स्कैन ना करें, या तो आपका कार्गो है ही नहीं, तो ये तो किसी और मुल्क का है और कहीं और से आ रहा है। तो उन्होंने बोला नहीं, फिर भी हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं, तो कुछ हद तक आप लोग इस पे कॉम्प्रोमाइज़ करें। तो फिर हमने 30% स्कैनिंग की एक सीलिंग पे एग्री किया, लेकिन वो भी स्कैनिंग रिस्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम के तहत होगा। यानी कि वो कुछ रिस्क पैरामीटर्स कस्टम वाले फीड कर देंगे, उस बेसिस पे वो कार्गो रैंडमली सेलेक्ट होगा फॉर द स्कैनिंग। तीसरा जो रिफॉर्म हमने सजेस्ट किया था कि दुनिया में 2 किस्म की शिपिंग होती है कंटेनर के अंदर। एक फुल कंटेनर लोड होता है जिसको हम एफसीएल कहते हैं, और एक लेस दैन कंटेनर लोड होता है जिसको हम एलसीएल कहते हैं। तो हमने सजेस्ट किया कि एलसीएल को भी अलाउ किया जाए। ये जबल अली के अंदर और दूसरे पोर्ट्स के अंदर बहुत कॉमन है ये फिनोमिनॉन, तो उस पर भी हुकूमत ने अल्हम्दुलिल्लाह एग्री किया। चौथा, हमने कहा कि कंटेनर कार्गो के अलावा भी तो आप इंकरेज करें ना, बल्क कार्गो, ब्रेक बल्क कार्गो, लिक्विड ऑयल कार्गो, रोलिंग रोल ऑफ कार्गो जो कार कैरियर होते हैं, तो वो सब चीज़ें फिर हुकूमत ने एग्री की है, और मोस्ट उसको मोस्टली नोटिफाई हो गए हैं। एक दो चीज़ें रहते हैं जो मेरा ख्याल है कमिंग वीक में नोटिफाई हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह ये सब जब एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बन जाएगा, तो दोनों आपकी जो सजेशंस थी या आपकी ऑब्जर्वेशन थी कि नंबर 1 ये वॉल्यूम इसका इंक्रीज हो, और नंबर 2 ये लॉन्ग टर्म पे कंटिन्यू रहे, ना सिर्फ जंग के हद तक। सर, एक खबर है कि एक अमेरिकी कंपनी जिसका जबलाली पोर्ट पर बहुत बड़ा सेटअप था, उसने फैसला किया है कि वो अपना सारा सेटअप कराची मुंतकिल करने जा रहे हैं। इज इट सो? ये बिल्कुल दुरुस्त खबर है, और उन्होंने जो पब्लिसिटी मटेरियल ऑलरेडी छाप भी दी है, उसको सर्कुलेट भी करना शुरू कर दिया है। वो सिर्फ एक चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि कस्टम का एक री एक्सपोर्ट का मॉड्यूल रहता है, पाकिस्तान सिंगल विंडो उसको डेवलप कर रहा है। आज भी उस पर मिनिस्टर साहब ने सिंगल विंडो से रिक्वेस्ट की है कि इसको एक्सपीडाइट किया जाए। उन्होंने एश्योरेंस दी है कि कमिंग वीक में वो मॉड्यूल रोल आउट हो जाएगा। और ये जो अमेरिकन कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, और ये इन्होंने कहा है कि कम से कम 440 फुट कंटेनर्स की एलसीएल मूवमेंट पाकिस्तान से ये शुरू करेंगे। इंशाल्लाह हम देखेंगे कि हमारी पोर्ट्स हैं और वो और ज़्यादा मसरूफ़ होंगी और पूरी दुनिया में यहाँ से कंटेनर्स जाएंगे आएंगे। सर, हमने एक फिनोमेना देखा है जो कोविड था उसके बाद के हमारे पाकिस्तान में ख़ास तौर पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत सारे ऑर्डर्स आए। इतने ऑर्डर्स आ गए कि फैसलाबाद में और कराची में जो इवन लाहौर में भी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, मजदूर नहीं मिल रहे थे। लेकिन बट लेटर ऑन हमने देखा कि वो सिर्फ कोविड तक था और हमने ऑर्डर्स जो लिए थे पूरी दुनिया से टेक्सटाइल के, हम उनको रिटेन नहीं कर सके, कंटिन्यू नहीं कर सके। तो सर, खुदा न खास्ता ये जो हमारी ट्रांसशिपमेंट है, इसमें भी ऐसा तो नहीं होगा कुछ? देखिए, जो रीजनल ट्रांसशिपमेंट मार्केट है ना, वो करीब कोई 30 से 35 लाख कंटेनर्स की है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि हमें तो वो ठीक है। पूरा शेयर खाना नहीं है, हमें तो एक रिस्पेक्टेबल उसके अंदर से हिस्सा लेना है जो हमारी कैपेसिटी के अंदर हो। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम 10 लाख कंटेनर भी सालाना ले लें, तो ना उनको कुछ नुकसान होगा, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और इसी पे अभी मेहनत हो रही है कि ये जो पॉलिसी फ्रेमवर्क बन गया है, अब हम अपनी कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस को देख रहे हैं,
और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को देख रहे हैं। ये जो कमेटी है जिसका मैंने आपसे जिक्र किया, उसके अंदर अब इन दो चीज़ों पे फोकस हो रहा है कि किस तरह हम इंश्योर करें कि वी रिमेन कॉस्ट competitive, और दूसरा दुनिया की जो कोई बड़ी शिपिंग लाइंस हैं उनको हम कन्विंस करें कि पाकिस्तान से काम शुरू करें ट्रांसशिपमेंट का। ठीक। सर, हमने ग्वादर के बारे में बहुत कुछ सुना है कि वो डीप सी पोर्ट है और दुनिया में बहुत कम ऐसी पोर्ट्स हैं जो कि डीप सी हैं। तो सर, क्या वजह है कि आपने बताया 2007 से ये एक्टिव हो चुकी है, तो तकरीबन 19 साल गुजरने के बावजूद भी हम ग्वादर पोर्ट को उस तरह से खातिर का इस्तेमाल नहीं कर सके। देखें, ग्वादर पोर्ट सबसे पहले तो मैं आपसे कहूंगा या डिसएग्री करूंगा कि ये डीप सी पोर्ट है। आपको ठीक है। हैरत होगी सुन के कि पोर्ट कासिम की जो डेप्थ है या ड्राफ्ट है वो ग्वादर से ज्यादा है, और कराची पोर्ट की उससे भी ज्यादा है। इस वक्त कराची पोर्ट के अंदर 15 से 16 मीटर का ड्राफ्ट अवेलेबल है, पोर्ट कासिम में 13 मीटर अवेलेबल है, और ग्वादर में 12.5 मीटर अवेलेबल है। तो सिर्फ इस मैट्रिक से आप देख सकते हैं कि ग्वादर की डेप्थ वो नहीं है जो पब्लिसाइज की जाती है। लेकिन ग्वादर की जो प्लान्ड डेप्थ है या डिजाइन डेप्थ है, और जो डेप्थ 2007 में डिलीवर की गई थी, वो 14 मीटर थी। और उस वक्त वो ठीक जो है। 14 मीटर है वो केपीटी और पीक्यूए से ज्यादा थी। लेकिन हमने उसको मेंटेन नहीं किया, और जाहिर है वहाँ पे इतना बिजनेस नहीं था कि हुकूमत उसको फिर इन्वेस्ट करे और उस ड्रेजिंग को करे। अब जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि ग्वादर के अंदर जहाज भी आ रहे हैं, इस जंग के बाद 4 जहाज मेरा ख्याल है आए हैं वहाँ पे, जो पिछले पूरे साल में नहीं थे वो 1 महीने में आ गए। ठीक तो है। अब मेरा ख्याल है हुकूमत उसको 14 मीटर पे फिर ले जाने का सोच रही है, और वहां पे भी कुछ ट्रांसशिपमेंट कार्गो को अट्रैक्ट करने के लिए कोशिशें हो रही है। और वहां पे मेरा ख्याल है कि ये कंटेनर के अलावा ऑयल की स्टोरेज भी बहुत अच्छी बन सकती है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर हो, सेफ हो, वहां का उसका इंश्योरेंस भी कम हो। लेकिन इन चीज़ों को हमें मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए खास तौर पे ग्वादर के अंदर जो दूसरा मेन इशू है वो सिक्योरिटी का इशू है। जैसे आपको पता है बलूचिस्तान जी। के अंदर लॉ एंड के इश्यूज हैं, तो वो हमें उसके ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी, ताकि शिपिंग लाइंस और उनके क्लाइंट्स सेफ फील करें कि ठीक है, हमारा कार्गो और हमारा जहाज ग्वादर जा रहा है, हमारा जहाज का अमला वहां पे जा रहा है। तो वो सब सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक सर, आपने जैसे एक हमारी परसेप्शन जो थी वो दूर कर दी कि वो एक डीप सी पोर्ट है, और आपने बिल्कुल एग्जैक्ट बता दिया कि क्या उसकी कॉन्फ़िगरेशंस हैं, क्या उसके फीचर्स हैं। एक और हमने जो रिसर्च की, जो हमारे मीडिया में चीज़ें रिपोर्ट हुई, उसमें सर जो ग्वादर की हमारी मईशत में जो प्रोजेक्टेड कंट्रीब्यूशन थी, वो तकरीबन 18 से 25 अरब डॉलर तक थी। जबकि अभी जब हम ये देखते हैं कि एक साल में अभी तक हम उससे क्या हासिल कर रहे हैं, तो सिर्फ 0.45 मिलियन डॉलर रेवेन्यू हासिल हो रहा है। क्या सर ये स्टेट्स ठीक है? जो प्रोजेक्शन वाली बात है वो तो खैर हम भी बहुत अरसे से सुनते हुए आ रहे हैं। जो ये सेकंड वाला आपने फिगर बताया वो मेरी इल्म में नहीं है, तो आई एम नॉट ठीक है। श्योर। लेकिन बहरहाल ठीक है। ये आपका जो मेन पॉइंट तो यही है ना कि जो ख्वाब देखा था और जो जी असलियत बिल्कुल। सामने आई, उसमें जी जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सर ये जो इतनी बड़ी अमाउंट 18 से 25 अरब डॉलर सालाना, अगर हम सर इसका कोई 10%, 20%, 25% भी अचीव कर लें, तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी। जरूर जरूर, लेकिन वो इसके लिए फिर बहुत सारी चीजें ठीक करनी पड़ेगी। First and foremost, safety and security. Second, connectivity. Third, power and water issues. Fourth, location of industry. Fifth, training of skilled labor for that area. तो ये सब चीज़ों को it's not just one piece. There's a whole puzzle, और वो everything has to fit and everybody has to work together. अगर हम देखें पाकिस्तानी शिप्स का जो फ्लीट है, अगर हम उसकी बात करें, तो पाकिस्तान के तकरीबन 2000 से भी कम जहाज हैं। क्या वजह है सर कि 1974 में जो नेशनलाइजेशन की पॉलिसी अपनाई गई थी, वो अभी तक जारी है और प्राइवेट सेक्टर इसमें अभी तक नहीं आ सका? हमारे पास तो एक ही ठीक है। शिपिंग कंपनी है, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन, और उनके ठीक है। पास अ, मेरा ख्याल है 11 या 13 जहाज हैं इस वक्त। और ठीक है।
आधे जहाज ऑयल के लिए हैं, क्रूड ऑयल के लिए, और बाकी ड्राई कार्गो के लिए हैं। तो ये सिर्फ 1 दर्जन जहाज हैं, उससे ज्यादा तो नहीं है। बाकी शायद आप काउंट अगर करते हैं केपीटी और पोर्ट कासिम के टग बोट्स और पायलट बोट्स या कोई छोटे फिशिंग वेसल्स, तो आई डोंट नो। लेकिन जिसको हम बहरी जहाज कहते हैं, कमर्शियल जहाज है, और आप कंपेयर कर रहे हैं प्री 1974 के साथ, जब प्राइवेट सेक्टर बहुत एक्टिव था, तकरीबन जी बिल्कुल। 1 दर्जन फैमिलीज थी जो इस काम के अंदर मशहूर थी, जिन्होंने एक नाम कमाया था, और उनके जहाज पे नेशनलाइज हो गए। देखिए, इसके 2-3 इश्यूज हैं इसमें। एक इशू तो आपने जैसे फरमाया, नेशनलाइजेशन, वंस बिटन ट्वाइस शाय। आपको पता है प्राइवेट सेक्टर जो है ना, वो डरपोक होता है। एक जी दफा वो बिल्कुल। कोई बैड एक्सपीरियंस हो जाए तो वो फिर सेकंड टाइम उसमें आते नहीं है, और आते भी हैं तो आपको बहुत सारे एश्योरेंसेस, बहुत सारे गारंटीज देने पड़ते हैं। उसके लिए फिर एक कंसिस्टेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क चाहिए, वो हमारे मुल्क में है नहीं। आपको पता है कि एक हुकूमत आती है, दूसरी हुकूमत आती है, तो वो पहली हुकूमत की चीज़ें दूसरी हुकूमत चेंज कर देती है। फिर तीसरा, हमारे पास एक बहुत बड़ा फैक्टर है आईएमएफ का। हम लोग हमेशा आईएमएफ के प्रोग्राम में होते हैं, तो अगर कभी कभी हम किसी को कोई टैक्स की इंसेंटिव देते हैं या छूट देते हैं, तो पता चला 1-2 साल बाद आईएमएफ ने आके कह दिया कि नहीं जी, ये आपने कैसे इंसेंटिव दे दिया, इसको विड्रॉ करें। तो प्राइवेट सेक्टर पे वो फंस जाता है। शिपिंग में भी कुछ इसी तरह हुआ कि हुकूमत ने सेल्स टैक्स की एग्जेम्पशन दी, इनकम टैक्स की एग्जेम्पन दी। फिर अचानक एक दिन आईएमएफ वालों ने बोला नहीं, ये सेल्स टैक्स कैसे आपने एग्जेम्प कर दिया, और उस पे फिर 20% से ज्यादा सेल्स टैक्स लगा है इस वक्त। तो वो तो कोई नहीं देगा। $10 मिलियन का अगर मैं जहाज खरीद रहा हूँ, पनामा में, लाइबेरिया में, ग्रीस में, सिंगापुर में, अगर जीरो है सेल्स टैक्स, तो मैं एक्स्ट्रा $2 मिलियन क्यों दूंगा अपने एसेट के ऊपर से पाकिस्तान फ्लैग लगाने के लिए? तो इस तरह के इश्यूज हैं। हमारे कुछ पाकिस्तानी ब्रदर्स हैं लंदन में, सिंगापुर में, दुबई में, वो वहाँ पे बैठ के सक्सेसफुली जहाज चला रहे हैं, लेकिन उनको हम अभी तक अट्रैक्ट नहीं कर सके हैं वापस पाकिस्तान फ्लैग के ऊपर। सही। सर, वफाकी हुकूमत ने ट्रांजिट ऑफ गुड्स ऑर्डर 2026 फौरी तौर पर नाफिज करने का ऐलान किया है। सर, अब तीसरे ममालिक से ईरान जाने वाली जो तजारती सामान है वो पाकिस्तान के रास्ते गुजर सकेगा। सर, व्हाट डू यू थिंक, इससे पाकिस्तान को कितना फायदा होगा? मेरा ख्याल है काफी फायदा होगा, लेकिन फायदे से ज्यादा हमारी एक ऑब्लिगेशन भी है। हम किसी थर्ड कंट्री को ट्रांजिट प्रोवाइड करना एक इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है। हमारे ईरान के साथ, जैसे आपको पता है, बहुत क्लोज बरादराना ताल्लुकात हैं, और ख़ास तौर पे आजकल जो मीडिएशन चल रही है, शायद हम वाहिद मुल्क हैं या 2-3 मुल्क हैं जिनके साथ ईरान इतना कॉन्फिडेंटली बात करता है। तो ये कार्गो कुछ फंसा हुआ था पाकिस्तान के अंदर, 3,000 कंटेनर की बातें हो रही है जो पहुंच नहीं सके थे ईरान तक। तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए ईरान की हुकूमत ने पाकिस्तान की हुकूमत से रिक्वेस्ट की थी कि आप इसको फैसिलिटेट करें। तो उसके लिए फिर हमारी हुकूमत ने ये ऑर्डर जारी किया है। तो ये बाय रोड मैं समझता हूँ कि ये कार्गो जाना शुरू होगा, और आइंदा जो आने वाला कार्गो है वो भी इसी रूट से फिर कंटिन्यू रहेगा। ठीक है सर, हमारे अफगानिस्तान से जो हमारा हमसाया मुल्क है उससे आजकल जो हालात हैं वो कुछ अच्छे नहीं जा रहे, और हमारा ये जो सरहदें हैं वो भी बंद है। तो सर, इससे भी पाकिस्तानी जो हमारी ट्रांसशिपमेंट है, जो जो शिप्स आते थे या जो कंटेनर्स पाकिस्तानी पोर्ट के जरिए आते थे और फिर बराता पाकिस्तान अफगानिस्तान चले जाते थे, वो सरहदें बंद होने की वजह से उसका हमें कुछ नुकसान हो रहा है? अफगानिस्तान हमारा एक तो बायलैटरल ट्रेडिंग पार्टनर है या था, और अफगानिस्तान के थ्रू हम सेंट्रल एशियन के जो ममालिक हैं उनके ऊपर भी हमारी एक पहुंच थी। अब जब से ये बॉर्डर बंद हुआ है, जाहिर है कार्गो और ट्रेडिंग रुकी हुई है। अब ये जो ऑर्डर है ईरान वाला, उसमें हमें ये भी बेनिफिट होगा कि हम ईरान के थ्रू सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को भी पहुंच सकेंगे। तो इसमें हमारा एक ना सिर्फ बायलैटरल ट्रांजिट बट मल्टीलैटरल ट्रांजिट कार्गो के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी पैदा हो रही है। बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे सर, कि आप कितने होपफुल हैं कि जो ये जो जंग बंदी है, ये मुस्तकिल अगर जंग बंदी हो जाती है इंशाल्लाह,
तो आप क्या होपफुल हैं कि हमारी ये जो ट्रांसशिपिंग की जो इंडस्ट्री है जिससे आप लोग रिलेटेड हैं, ये इसी तरह ही अब एक स्कोप होगा पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान को अच्छा ज़र मुबादा मुस्तकबिल में इससे मिलेगा? मेरा ख्याल है मैं तो ऑप्टिमिस्टिक ही रहूंगा इस पे, क्योंकि एक चीज आपको याद रखनी चाहिए कि कल जंग बंद भी हो जाती है ना, तो रिस्क परसेप्शन नहीं खत्म होगा। अब एक दाग लग गया है, चाहे उनको अच्छा लगे बुरा लगे, अबू धाबी, दुबई, ये सारे जो ममालिक हैं उनके ऊपर एक खौफ, एक खतरा, एक जैसे कहते हैं ना लटकती हुई तलवार तो अब आ गई है। उसकी वजह से जहाज़ों को वहां जाने के लिए इंश्योरेंस ज्यादा देना पड़ेगा। हाँ, वो वाला इंश्योरेंस नहीं होगा जो जंग के दौरान है, लेकिन वो भी नहीं होगा जो जंग से पहले था। तो वो जो बिल्कुल। एक डिफरेंशियल है ना, उसका हमें बेनिफिट मिलेगा इंशाल्लाह पाकिस्तान को, कि हम वॉर जोन से बहुत दूर हैं और उस रिस्क परसेप्शन से भी हम दूर हैं। और जैसे जो तीन चीज़ें आपने और मैंने पहले डिस्कस की, कि हमारा पॉलिसी फ्रेमवर्क अच्छा हो गया है, हमारा कॉस्ट स्ट्रक्चर अच्छा हो गया है, और हमारी मार्केटिंग चालू है, तो इन सब वजूहात की वजह से मैं तो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद राजपुर साहब, आपने पब्लिक पॉडकास्ट के लिए टाइम दिया। हम भी आपकी तरह होपफुल हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाली जंग मुस्तकिल तौर पर बंद होने के बाद भी पाकिस्तानी पोर्ट से ट्रांसशिपमेंट का सिलसिला यूं ही कामयाबी से जारी रहेगा। अल्लाह हाफिज।